हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड देखिएगा, इंडिया की फ्लैगशिप कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ा मार्केट कैप, और इसके अलावा इंडेक्स के अंदर एक सबसे बड़ा वेट रखने वाला शेयर। इसके अलावा इन्होंने जो इनकी फाइनेंशियल आर्म है रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, उसकी भी जो है लिस्टिंग की कार्रवाई जो है बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। हालांकि ऐसा भी मैनेजमेंट के द्वारा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन एक सबसे खास बात ये कि उसकी एक अलग वैल्यूएशंस निकलवा ली गई है जो तकरीबन 1,66,000 करोड़ रुपए आई है, यानी कि 1,66,000 करोड़ रुपीज़। और वो दुनिया के अंदर जो है एक एस्टेब्लिश्ड कंपनी के रूप में जानी जाएगी। और दुनिया के अंदर, मैं इंडिया में नहीं बोल रहा, मैं दुनिया में बोल रहा हूँ, एक मिसाल है जिस कंपनी का बिजनेस अभी शुरू नहीं हुआ और इतनी बढ़िया मार्केट कैप के साथ वो कंपनी खड़ी हुई है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया की नंबर 2 मार्केट कैप वाली एनबीएफसी बन गई है, क्योंकि शेयर बाजार के अंदर उसके जो प्राइस वेट है वो अभी इंडेक्स के अंदर शुमार हो गए। बेशक से वो कंपनी ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही है, उसका एक प्राइस फिक्स कर लिया गया, उसका एक वेट रख लिया गया है। और जब वो लिस्ट होगी तो देखिएगा पूरी प्रक्रिया एक्सचेंजेस दोबारा से करेंगे। तो यहाँ पर सबसे खास बात यह कि रिलायंस ने जो अपने शेयर होल्डर्स है उनको एक बहुत बढ़िया वेल्थ उस शेयर्स के माध्यम से क्रिएट करके दिए। अब बात करते हैं कि यहाँ पर कंपनी के अब जो बाकी बिजनेसेस हैं, जिसके अंदर 4 बिजनेसेस इनके प्रमुख हैं। पहला बिजनेस है ऑयल का बिजनेस, जिसको बोलते हैं O2C, ऑयल टू कंज्यूमर या केमिकल, सॉरी ऑयल टू केमिकल। तो ऑयल टू केमिकल, और मैं इसको बोलता हूँ ऑयल टू केमिकल जो कंज्यूमर के लिए है। तो ऑयल टू केमिकल बिजनेस। दूसरा बिजनेस है ऑयल एंड गैस बिजनेस। तीसरा बिजनेस है इनका जियो प्लेटफॉर्म बिजनेस, जिसके अंदर इनका डिजिटल बिजनेस है और साथ में कुछ रिटेल वाले सेगमेंट भी हैं। और रिटेल इनका सभी बिजनेसेस के अंदर है। और एक रिलायंस रिटेल जो प्योरली रिटेल बिजनेस है। अब यहाँ पर इन 4 बिजनेसेस के अलावा जो फाइनेंशियल आर्म है वो आपको पता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में उसकी अलग वैल्यूएशंस निकाल दी गई है। इसके अलावा भी इनके पास और कुछ रियल एस्टेट की कंपनीज हैं। इवन आईओटी के अंदर भी इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म काम कर रहा है, हालांकि बहुत ही छोटा बिजनेस है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। तो कुल मिलाकर एक वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी, जिसकी हम आज रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं। अब इसके रिजल्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए कि हम अगर कहेंगे सीधा रहे रिजल्ट में प्रॉफिट 10% गिर गया, तो शेयर बाजार उसको अलग अलग तरीके से लेगा, क्योंकि इनकी जो वैल्यूएशन है वो सम ऑफ पार्ट्स बिजनेस में होगी। जहाँ पर ऑयल एंड गैस बिजनेस और जो पेट्रोकेमिकल यानी कि O2C यानी कि ऑयल टू केमिकल जो बिजनेस है, वहाँ पर वैल्यूएशंस नीचे की तरफ होती हैं, जनरली 8, 10, 12 की पी रेशियो मिलती हैं। वहीं पर जो रिटेल बिजनेसेस हैं, अगर हम बाकी बड़े प्लेयर के साथ देखें, वॉलमार्ट कह रहा मैं आपको, क्या नाम है, इंडिया का वॉलमार्ट जिसे आप बोलते हैं, यानी कि डी मार्ट। तो इंडिया का वॉलमार्ट जिसे बोला जाता है डी मार्ट, उसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो 100 के आसपास की भी वैल्यूशंस पर ट्रेड कर रही है। तो उस बिज़नेस को अगर हम एक रीजनेबल वैल्यूशन दे तो एक अलग वैल्यूशंस निकल कर आती है। तो इसके अलावा जो डिजिटल वाला बिजनेस है उसमें देखिएगा कोई कंपेयर बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं है, बट भारतीय एयरटेल के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं उसको। तो वहाँ पर भी जो वैल्यूशंस है वो आपको 30-32 के आसपास की पी रेशियो मिल सकती है। तो कुल मिलाकर किस सेगमेंट में कितना काम किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी रिजल्ट पे आने से पहले हम सबसे पहले इनके सेगमेंट पे ही चलते हैं। तो O2C जो बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, उसमें परफॉर्मेंस, यानी कि मैं ऑयल टू केमिकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि O2C में केमिकल पूरी इंडस्ट्री को जाता है। और कुल मिलाकर ये इंडिया के अंदर एक सबस्टेंशियल जो पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं उनको रॉ मटेरियल भी सप्लाई करते हैं। और बहुत सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं जिनकी सेपरेट इंडिविजुअल कंपनीज हैं, 1000-2000 करोड़ की, वैसे बिजनेसेस बहुत सारे इसके अंदर मर्ज हैं। अब रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे, तो हुआ क्या कि इस साल के अंदर ये जो बिजनेस है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हुआ है, बैडली इम्पैक्टेड हुआ है। पिछले साल के मुकाबले में सेल 17% गिर गई है। और रीज़न ये कि यहाँ पर जो पिछले साल पिछले साल यूक्रेन
और रशिया का जो तनातनी थी, जो वॉर थी, उसके बाद इस सेक्टर के अंदर जो क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर की तरफ गए थे, इनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा था। तो वहाँ से 17% इनका रेवेन्यू डाउन हो गया। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, ईबिटा की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, वो 23% डाउन हो गया। तो वो यहाँ पर एक सिग्निफिकेंटली जो है डेंट कर रहा है प्रॉफिट को। और अगर हम क्वार्टर भी बात करें तो 6.3% का ईबिटा डाउन हो गया। रेवेन्यू बेसिक से 3.4% का जो है क्यू बेसिस पर बढ़ा है। अब इन सब के बावजूद ये जो क्रैक हुआ है, ये पिछले साल के मुकाबले में हुआ है। और पॉलीमर की जो मार्जिन्स हैं, पॉलिस्टर्स के जो मार्जिन्स हैं, वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए हैं। इसके बात करें ऑयल एंड गैस, ये बिजनेस ठीक ठाक कर रहा है। रेवेन्यू इसने देखिएगा क्या किया, 27.8% का पिछले साल से जंप किया है। ईबिटा 46.7% जो है वो इम्प्रूव हुआ है पिछली बार से। और इसके साथ साथ ईबिटा मार्जिन जो है वो 86.7%। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है और यहाँ पे इस सेक्टर ने ठीक किया है। फिर है जियो प्लेटफॉर्म बिजनेस, जहाँ पर ईबिटा मार्जिन्स जो है 50% पर बने हुए हैं। अब अगर हम 24 की बात करें तो जो पिछले साल 48.7 था। और रीज़न इन्होंने बताया कि जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजेस यानी कि आरपू जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है मेंटेन रहा है ऊपरी लेवल पर, और कंज्यूमर बेस बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो है एक इम्प्रूवमेंट आई है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात करें कि भाई इस पूरे सेक्टर के अंदर रेवेन्यू किस तरीके का है, तो रेवेन्यू भी यहाँ पर जो है एक अच्छे खासे पैरामीटर के साथ तकरीबन 10-11% के आसपास बढ़ा है। और हम जब स्टैंड अलोन देखेंगे तो जब हम सेगमेंट रिपोर्ट देखेंगे तो मैं आपसे चर्चा भी करूँगा। कंसोलिडेटेड पूरा देखें तो अब देखिएगा क्या हुआ पूरे कंसोलिडेटेड में। रेवेन्यू साल दर साल 4.7% घट गई और पीबीटी तकरीबन 10%, 9.7% घट गया। और नेट प्रॉफिट 5.9% घट गया। क्वार्टर बेसिस पे बात करेंगे, क्वार्टर तो 14% का डेंट पड़ गया नेट प्रॉफिट में, जो बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जैसा हमारे को लग रहा है। रेवेन्यू भी क्वार्टर बेसिस पे 3.3% रिड्यूस हो गया। तो ये भी एक सिग्निफिकेंटली जो है बाजार को इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन रिलायंस रिटेल, जहाँ पर सबसे बड़े सरप्राइज आए हैं, सबसे बड़ी ग्रोथ आई है, और कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन भी सबसे बेहतरीन यहीं पे बना के दी है। तो अगर हम ग्रोस रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर जो पिछले साल था यानी कि ईयर इन ईयर 19% की रेवेन्यू ग्रोथ है ग्रोस रेवेन्यू में, और जो एक्साइज ड्यूटी वगैरह एडजस्ट करने के बाद देखेंगे तो 21% की है। ईबिटा फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो 26% ईबिटा इंक्रीज हुआ है। और ईबिटा मार्जिन्स भी तकरीबन 8% के आसपास है, 7.9%, और जो पिछले बार 7.6 था, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है। और टोटल ईबिटा मार्जिन्स यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह को भी एडजस्ट कर लें तो इस क्वार्टर में 8.3 है। तो इसने सबसे अच्छा सरप्राइज किया यहाँ पे पॉजिटिवली। क्वार्टर बेसिस पे भी 1% बढ़ा है। हालांकि क्वार्टर में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, बट ईयर इन बेसिस में रिलायंस रिटेल में एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनके रिजल्ट के सेगमेंट रिपोर्ट की। तो सेगमेंट रिपोर्ट अगर हम देखें तो ऑयल टू केमिकल में पिछले साल जो सेल थी 1,61 करोड़ थी, जो इस बार 1,33 है, तकरीबन 19% के आसपास ऑयल एंड केमिकल बिजनेस के अंदर प्राइस नीचे की तरफ आ गया। ऑयल एंड गैस में देखेंगे तो 3600 करोड़ की जो सेल थी वो 4,600 करोड़ हो गई है, और तकरीबन 23-24% का इजाफा हुआ है यहाँ पे। रिटेल के अंदर देखेंगे तो 19% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने के लिए मिली है। डिजिटल सर्विस के अंदर भी देखेंगे तो तकरीबन जो है 10% के आसपास, 10 से 11% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। अदर बिजनेसेस में भी जो है तकरीबन 14-15% की ग्रोथ आई है। तो सब कुछ ठीक है। एक ही जगह पर रेवेन्यू उड़ गया, वो है ऑयल एंड केमिकल्स, यानी कि जितना उस अकेले में उड़ा है उतना तो सब मिलके भी नहीं बढ़ा पाए। तो जितना ऑयल टू केमिकल में साफ हुआ है, रिड्यूस हुआ है, उतना सब मिलके भी इकट्ठा नहीं कर पाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो 2,67,000 2,67,000 करोड़ के रेवेन्यूज थे वो 257 के अभी भी 10,000 करोड़ रुपए कम रह गए। और जीएसटी की कलेक्शंस के बाद या जो इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शंस के बाद जो नेट रेवेन्यूज पर अगर हम देखें तो जो 2,22,000 के थे वो 2,10,000 हो गए।
तो तकरीबन 5% के आसपास का डेंट यहाँ पर पड़ा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में पिछले साल के मुकाबले में। और अगर यहाँ पर भी देखेंगे कि भाई क्वार्टर में, तो भी 2-2.5% का यहाँ पे भी है। तो कुल मिलाकर ऑयल टू केमिकल ने पूरा धंधा रेवेन्यू फ्रंट पर बिगाड़ दिया। अब ऑयल टू केमिकल में अगर ईबीटा की बात करें तो ईबीटा कितना, यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स तकरीबन 23% के आसपास रिड्यूस हो गए, 23% के आसपास। ऑयल एंड गैस में एक अच्छी इंप्रूवमेंट है, जहाँ पर जो तकरीबन 40-45% के आसपास इजाफा हुआ। तो ये सेक्टर ने अच्छा किया, ऑयल एंड गैस ने, ऑयल टू केमिकल ने ख़राब किया। रिटेल में क्या हुआ है, 3849 से 5151 तकरीबन जो है 21-22% इंप्रूवमेंट आई है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है रिटेल में, रिटेल ने आउट परफॉर्म किया है। और डिजिटल सर्विस के अंदर अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,700 से 12,721 हो गए, ये भी 17-18% की प्लस है। तो ये जो दोनों सेक्टर हैं इनको एक हाई पी वैल्यूएशंस मिलती है, तो शेयर प्राइस पर इम्पैक्ट तो हो सकता है, लेकिन क्योंकि ये दो सेक्टर हैं जिनको हाई पी वैल्यूएशंस मिलती है, उन्होंने ठीक किया है। अब O2C जो बिज़नेस है उसको वैल्यूएशन की 8-10 की पी मिलती है, तो अगर वहाँ पर हम देखें तो जो ख़राब हुआ उसका शायद असर शेयर प्राइस पे थोड़ा सा कम हो, और शेयर प्राइस आज टूट भी चुका है ट्रेडिंग आवर्स के दौरान अगर आप ध्यान से देखें तो। और ईबिट में भी सिमिलर तरीके के इम्पैक्ट है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी रेशोज़ की जो सोल्वेंसी से रिलेट करती हैं, यानी कि पैसा वापस करने की कैपेसिटी कैसी है या नहीं है। तो यहाँ देखिएगा एक रेशो काफ़ी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। पिछले साल डेट सर्विस कवरेज रेशो, देखो डेट सर्विस कवरेज रेशो का मतलब क्या होता है कि आपने जो साल भर के अंदर अपनी लोन की किस्त चुकानी है, उसके सामने आपका कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है मोटा मोटी, क्योंकि मैं फॉर्मूले से आपको बताऊंगा वो समझ में नहीं आएगा। तो जो बिजनेस से आपने कैश जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, उसके सामने जो किस्त देनी है वो पिछले बार 4 गुना पैसा था इनके पास, इस बार 1.66 है और पिछले क्वार्टर में 1.76 है। तो सोल्वेंसी के बेसिस पे थोड़ा सा डेट इनको चैलेंज कर सकता है। इसी तरीके से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यानी कि जो पीबीटी है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जो प्रॉफिट है उसके सामने इनके पास पिछले बार 7.7 गुना प्रॉफिट थे उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए, खाली इंटरेस्ट की बात, इसमें लोन की किस्त नहीं है, और यहाँ पर केवल 5.18 है। तो ये भी मतलब आपको ग्रोथ करने के लिए और डेट अभी आप लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट सर्विस रेशो भी आपकी जो इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशो, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो बोलते हैं, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है। जितनी ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि कंपनी उतनी ज़्यादा सोल्वेंट है। डेट इक्विटी के फ्रंट पे भी देखें तो डेट पहले इक्विटी के सामने 0.33 था, जो अब बढ़कर 0.43 है। तो डेट की मात्रा अभी भी काफ़ी ज़्यादा है बड़ी कंपनी के हिसाब से अगर हम बात करें तो, क्योंकि डेट का अमाउंट काफ़ी बड़ा है अभी भी। हालांकि अभी इनके पास कैश इक्विवेलेंट भी है, बट कोई सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं हुआ है नेट डेट पोजीशन में, यानी कि डेट के सामने से अगर कैश इक्विवेलेंट निकाल लें तो बहुत जो इंप्रूवमेंट की बात हो रही थी 2-3 साल से कर रहे, तो वो पिछले साल से कोई खास इंप्रूव नहीं हुई, बल्कि खराबी हुई है। करंट रेशियो लिक्विडिटी काफ़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पहले से इंप्रूव हो गई है। लॉन्ग टर्म डेट टू वर्किंग कैपिटल जो है वो 2.57 है, यानी कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है उसके सामने लॉन्ग टर्म डेट जो है 2.57 है, जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, जो पिछले साल 3.23 था। इसका मतलब है कि डेट वर्किंग कैपिटल के सामने 3 गुना था, अब वर्किंग कैपिटल के सामने केवल 2.57 है, यानी कि उधारी कम है, वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हुई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। करंट लायबिलिटी रेशियो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं आपके लिए। ऑपरेटिंग मार्जिन देखिएगा 11.4% है, जो पिछले साल 11.9 थे, तो ये भी में जस के तस है, लेकिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो है 1% का नेट प्रॉफिट मार्जिन, और पिछले साल के मुकाबले में 7.9। तो कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस है, जो बाजार एस्टिमेट कर रहा था उससे वीक आई है, और परफॉर्मेंस वीक आने का रीज़न जो है आपको बता दिया। ऑयल टू जो केमिकल वाला जो बिज़नेस है, O2C बिज़नेस जो है, उससे जो है ज़्यादा चैलेंजेस इनको मिले हैं। वहीं पर डिजिटल प्लेटफॉर्म में अच्छा बिजनेस हुआ है, और इसके अलावा जो जियो प्लेटफॉर्म है मतलब उसका बिज़नेस काफ़ी अच्छा हुआ है। रिटेल का बिज़नेस सबसे बेहतर हुआ है, और कुल मिलाकर दोनों बिजनेसेस के अंदर एक स्टेबिलिटी आई है। तो हो सकता है कि बाजार उस स्टेबिलिटी को थोड़ा सा पॉजिटिव ले, और
जो बाकी बिजनेसेस हैं, जो इनके कोर बिजनेसेस हैं, जिससे निकलने का भी प्लान कर रहे थे, आरामको को बिजनेस बेचने का भी जो प्लान था इनका, वो हालांकि अभी फिर ठंडे बस्ते में चला गया है और वहाँ पर कोई जो है अभी कोई नए आउटकम्स नहीं है, किसी और को बेचने की बात हो या कोई और डील होने की बात हो। तो वहाँ पर जो है जहाँ से रिलायंस इंडस्ट्री थोड़ा सा अपना कैश निकालना चाहता है, यानी कि अपने बिजनेसेस को थोड़ा सा दूसरे सेक्शन में लेके जाना चाहता है, तो वहीं पर यार दोबारा से प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि आपको वैल्यूएशंस थोड़ी सी नीचे की तरफ आती हुई नज़र आए, और हो सकता है कि एक 2500 के नीचे, क्योंकि 2500 के ऊपर शेयर का भाव है, तो हो सकता है कि 2500 के नीचे आपको शेयर भाव जाते हुए नजर आए। हो सकता है 2400 के आसपास भी चले जाए। और रीज़न मैंने आपको बताया सिंपल सा, क्योंकि 1,66,000 करोड़ की 1,66,000 करोड़ की एक कंपनी ऑलरेडी बाहर कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये थे रिजल्ट्स। तो O2C में मैंने बताया आपको सबसे ज़्यादा ख़राब हुआ है, बाकी तीनों सेगमेंट के अंदर इन्होंने ठीक किया है, और जो सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है वो रिलायंस रिटेल के बिजनेस में आई है। और इस चर्चा के अंदर बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।